अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। धोरण 9 सामाजिक विज्ञान। आज हम समाज में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 भारतना राज्य બંધારણનું ઘડતર અને લક્ષણો। इसका ये पार्ट 1 है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है चैप्टर का यानी कि हमारे देश का बंधारण। तो बंधारण किसको बोलेंगे? तो हर देश के, दुनिया में जितने भी देश हैं उन हर देशों के, उन सारे देशों के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बंधारण। इसी तरह हमारे भारत देश का भी एक बंधारण है, यानी हमारे देश के भी कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, उसको हम बोलेंगे बंधारण। यानी जिस किताब में वो सारे कायदे, कानून, नियम लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे बंधारण। तो आप ये जो फोटो देख रहे हो ये है हमारे भारत का बंधारण। इस तरह का दिखता है, ये उसका ऊपर का पोस्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहला सवाल है બંધારણના ઘડતરની પ્રક્રિયા સંક્ષેપમાં વર્ણવો। तो सवाल का मतलब क्या है? हमारे भारत देश का जो बंधारण है वो कैसे बना, उसका घड़तर कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 25 मार्च 1946 रोज ब्रिटिश सरकारे 3 સભ્યોના બનેલા કેબિનેટને ભારત મોકલ્યું। तो 25 मार्च 1946 के दिन ब्रिटिश सरकार ने 3 सभ्यों की एक कैबिनेट भेजी हमारे भारत में। कैबिनेट मिशन रजू करेली योजना मुजब स्वतंत्र भारतનું બંધારણ ઘડવા માટે બંધારણ સભા રચવામાં આવી। तो उन्होंने एक सभा बिठाई, सभा बनाई कि हमारा जो आज़ाद भारत है, स्वतंत्र भारत है, उसका बंधारण बनाने के लिए उन्होंने एक सभा की रचना करी। तो इस तरह ये आप फोटो में देख सकते हो, ये उसी वक्त का फोटो है जिस टाइम भारत का बंधारण बनाने के लिए सभा बिठाई गई थी। तो उस सभा में, बंधारण सभा में कुल 385 सभ्य होता। बंधारण सभा जो बिठाई थी उसमें टोटल कितने सभ्य आए हुए थे? 385। बंधारण सभा में विविध कौम, जाति, लिंग, प्रदेश અને રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોની વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। तो उस बंधारण सभा में जो टोटल 385 लोग थे उसमें हर कौम के लोग थे, मतलब हर धर्म के, हर जाति के, हर लिंग के, मतलब स्त्री पुरुष, हर प्रदेश के लोग थे, हर राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि आए हुए थे। इस तरह से बहुत से लोग आए हुए थे उस बंधारण सभा में। बंधारण सभा में हम देखते हैं कौन कौन आया हुआ था। जो जाने पहचाने लोग हैं उनके नाम कुछ देखते हैं हम। तो बंधारण सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, ये सारे लोग बंधारण सभा में थे। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं। फ्रैंक एंथनी, N गोपाल स्वामी आयंगर, ये दक्षिण भारत के थे। बलदेव सिंह। इसके अलावा बंधारण निष्णातों यानी जो एक्सपर्ट लोग थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, फिर है श्री कन्हैया लाल मुंशी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ये सारे बंधारण के निष्णात थे। बंधारण सभा ना अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ये आप फोटो में देख सकते हो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बंधारण सभा के अध्यक्ष थे। બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરના અધ્યક્ષ પદે ખરડા સમિતિની રચના કરવામાં આવી। यानी जो बंधारण का मुद्दा तैयार किसने किया है? डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने। 9 डिसेम्बर 1946 દિવસથી બંધારણ સભાએ તેની કામગીરી શરૂ કરી। अब બંધાरण सभा बैठ गई, उन्होंने सब कुछ तय कर लिया। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 के दिन से બંધારણ बनाने की कामगिरी शुरू हो गई, कामकाज शुरू हो गया। आ कार्य पूરું કરવા 166 बैठकों योजी હતી। तो ये पूरे देश का नियम बनाना है, पूरे देश का बंधारण बनाना है, तो वो कोई 1-2 बैठक में नहीं बनेगा। तो टोटल कितनी बैठक लग गई? 166 बैठक लग गई। एक कामगिरी कुल 2 वर्ष 11 महीना અને 18 દિવસ ચાલી હતી। तो बंधारण बनाने का कामकाज 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चला। इतना टाइम लग गया बंधारण बनाने में। બંધારણ में प्रथम अनुच्छेदों यानी कि आर्टिकल्स અને 8 परिशिष्टों હતા।
तो बंधारण में टोटल 8 परिशिष्ट है और उस 8 परिशिष्ट में 395 अनुच्छेद आए हुए हैं, यानी इतने नियम कायदे कानून है अंदर। એ પછી તેમાં સુધારો થતા 461 अनुच्छेदों એટલે કે आर्टिकल्स અને 12 परिशिष्टों થયા। अब जो पहले शुरू में बना तो 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट थे, लेकिन उसमें थोड़े बहुत सुधारे करे, तो सुधारे करने के बाद 395 से बढ़कर कितने हो गए 461 और परिशिष्ट 8 से बढ़कर कितने हो गए 12। अब 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસથી બંધારણનો અમલ કરવામાં આવ્યો। 26 જાન્યુઆરી 1950 को ये બંધારણ पूरा बन के तैयार हो गया और उसका अमल भी शुरू कर दिया। અને ભારતને પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો और 26 जनवरी के दिन ही बंधारण भी अमल में आया और उसी दिन हमारे भारत को प्रजासत्ताक राष्ट्र तरीके घोषित कर दिया, जाहिर कर दिया। हम मनाते हैं ना प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी को, और उसी दिन हमारे भारत का बंधारण भी अमल में आया था। આથી આપણે દેશમાં 26 જાન્યુઆરીનો દિવસ પ્રજાસત્તાક दिन તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। हम मनाते हैं 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन। ये सब तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 26 जनवरी के दिन हमारे भारत का बंधारण अमल में भी आया है। ભારતના બંધારણમાં ઇંગ્લેન્ડ, આયર્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, USA વગેરે લોકશાહી દેશોના કેટલાક વિશિષ્ટ લક્ષણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો हमारे भारत का जो बंधारण है उसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस और USA इन सब देशों के भी लक्षण हमारे देश में पाए जाते हैं। ये सारे देश लोकशाही है। सवाल नंबर 2, आमुखનું महत्व समझाओ। तो अब आमुख क्या है? तो हमने इसके पहले वाले सवाल में पढ़ा बंधारण के बारे में। तो बंधारण को अच्छे से समझने के लिए, बंधारण में कायदे कानून है ये तो है, पर बंधारण के कायदे कानून को, नियमों को अच्छे से समझाता कौन है हमको? आमुख। तो देखते हैं क्या है ये। ભારતના બંધારણની શરૂઆત ભવ્ય આદર્શો, ઉદ્દેશો અને ભાવનાઓ રજૂ કરતા આमुखથી થાય છે। अब हमने जो फोटो देखा था बंधारण का, जो ऊपर पोस्टर वाला, उसमें अगर हम उसको खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले पेज पे हमको आमुख दिखेगा। एक पूरा पेज होगा जो आमुख होगा। उसमें क्या होगा? हमारे देश के भव्य आदर्श, उद्देश्य यानी कि हमारा मकसद और हमारी भावना उसमें रजू करते हैं। वो चीज़ क्या है? आमुख। આમુખમાં સમગ્ર બંધારણનું હાર્દ રજૂ થયું હોવાથી આમુખને બંધારણનો આત્મા કહેવાયો છે। अब बंधारण में क्या है कि नियम, कायदे, कानून बहुत सारे, लेकिन आमुख क्या है? आमुख बंधारण को शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा देता है। इस वजह से आमुख को बंधारण की आत्मा बुलाया जाता है। कोईपण कायदो घडवामां तेने संपूर्ण रीते समझवामां कि तेनु अर्थघटन करवामां आमुख मार्गदर्शक बने छे। जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि बंधारण में तो कायदे बना दिए, लेकिन आमुख क्या करता है? हमको बंधारण के नियम अच्छे से समझाता है। यानी कि जो कायदा बनाया गया है उसको अच्छे से समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए, उसका मतलब समझने के लिए आमुख हमको मार्गदर्शक बनता है, मतलब हमको मदद करता है, सही राह दिखाता है। કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ માટે કાયદો ઘડવામાં આવી રહ્યો છે તેની સ્પષ્ટતા આપણને આમુખ દ્વારા થાય છે। तो किस तरह की मुश्किलों के लिए या उसके हल निकालने के लिए कायदा बनाया गया है, उसको स्पष्ट रीत से समझाता कौन है? आमुख। आमुख બંધારણનો अर्क છે, मतलब पूरा બંધારણ का निचोड़ है आमुख। બંધારણની કોઈ કલમ, मुद्दा के शब्दનું अर्थघटन કરવામાં आमुख मार्गदर्शक बने छे। બંધારણની कलम मतलब क्या होगा? जो नियम, कायदे, कानून है वो, यानी कलम यहाँ पर पेन वाली कलम नहीं है। ये कलम मतलब एक नियम होगा जो बंधारण में है। तो अगर कोई कलम या मुद्दा समझ नहीं आता है हमको, तो वो समझाएगा कौन? हमको आमुख समझाता है। आमुख हमको मदद रूप है। आमुख બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવામાં હોકા यंत्रની गरज सारी છે। अब होका यंत्र आपको पता है क्या होता है? वो कंपास होता है ना, आपने कार्टून वार्टून में देखा होगा। होका यंत्र वो दिशा बताता है हमको, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, ये सारी दिशा बताता है। तो
आमुख हमको बंधारण की सही दिशा बताता है, बंधारण को समझने की सही दिशा बताता है, इसलिए आमुख को क्या बोला जाता है, होका यंत्र। हमने पहले देखा कि आमुख को बंधारण की आत्मा भी बोला जाता है, इसके अलावा आमुख को होका यंत्र भी बोला जाता है। આમુખ બંધારણનો અંતર્ગત ભાગ નથી, તેને કાયદાનું પીઠબળ પણ નથી। तो आमुख બંધારણ के अंदर का भाग नहीं है, ना तो वो कायदे का पीठबળ है। થી તેની વિગતોના ભંગ બદલ અદાલતનો આશરો લઈ શકાતો નથી। अगर कोई बंधारण में जो आमुख है उसका भंग करता है, उसके नियमों का भंग करता है, नियम तोड़ता है, तो अदालत का भी सहारा नहीं ले सकते। आम छતાં आमुखने उच्च आदर्शों અને ધ્યેયનું પીઠબળ છે। तो आमुख को किसी कायदे का पीठबळ नहीं है, लेकिन आमुख आदर्श और ध्येय का पीठबळ है।